साइफर गुमशुदगी का मसला और किस को कौन बचा रहा है इसके हवाले से आपसे बात करूंगा। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी आज सुप्रीम कोर्ट से, उसको भी खारिज कर दिया गया। और तीसरी और बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान में चीनी का जो रेट है इस टाइम आसमानों से बात कर रहा है, किसको कितना फ़ायदा हुआ, ये तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि साइफर का मामला क्या है। 27 मार्च 2022 को एक जलसे में एक पेपर ले रहे थे और उस पेपर के अंदर ये कहा जाता है कि एक साइफर आया, एक धमकी आमेज़ जो है एक हमें ख़त मिला है जिसका नाम साइफर है। और ये एक पाकिस्तान का सीक्रेट एक्ट है। मैं उस चीज़ को ये नहीं कह सकता, मगर उसका जो मफ़हूम है, कुछ चीज़ें हैं वो लिख कर, मैं कुछ कभी स्पीच जो लिख के पढ़ता नहीं हूँ, मुझे मुश्किल होती है, तो मैं लिख के, ताकि कहीं जज्बात में आकर कोई ऐसी चीज़ ना करूँ, तो एक दूसरा पेपर निकालते हैं नाज़रीन उसके अंदर से। तो उसका एहतियात रखते हुए फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के इजलास होते हैं, उसमें डिमोश किया जाता है। और आखिरी रात जब इमरान खान साहब ने कुछ वो काम किया जिसमें कैबिनेट को बुलाकर उसको डिमोश करने के लिए और क्लासीफाई करने के लिए एक कैबिनेट बुलाई और उससे इजाज़त लेकर ये चीज़ें हो गई। अब सीक्रेट एक्ट कहाँ से लगता है ये चीज़ें, मगर उसके बाद एक सीक्रेट जो साइफर है, साइफर गुमशुदगी की बातें चल रही होती हैं। इमरान खान से काफ़ी मरतबा सवाल क्वेश्चन भी किया कि साइफर जो है वो गुम है PM हाउस से। अब PM हाउस से अगर साइफर गुम है नाज़रीन, तो उसका ज़िम्मेदार वहाँ का जो अमला होता है सेक्रेटरी ऑफ PM का, वो बता सकता है कि वो जो पेपर है वो किसने रिसीव किया। पूरा डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, किसने रिसीव किया, किसने नहीं किया, कब वापस किया, नहीं किया, वो तमाम तर चीज़ें वहाँ पर इसका सारा जिम्मेदार जो है सेक्रेटरी जो है PM होता है। और उसके बाद अगर गुम हो जाता है, उसके बाद एक दूसरी हुकूमत आ जाती है या कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसका ज़िम्मेदार भी वहाँ का अमला होता है, जो चीज़ें जहाँ पर होती हैं और वहीं पर मौजूद होती हैं। तो साइफर का जो मसला अब जब अमेरिका के अंदर बाद अब 3 चीज़ों को बचाया जा रहा है। एक तो डोनाल्ड लू हैं और एक जो है फॉरेन सेक्रेटरी जो सफ़ीर हैं अमेरिकन, उनको तीसरा जो है बाजवा को। ये साइफर का जो गेम चल रहा है, 3 लोगों को बचाने के लिए एक कार्रवाई डाली जा रही है। जब चीज़ें डिमोल्श हो जाएं या डिक्लासीफाइड हो जाए तो वहाँ पर सीक्रेट एक्ट होता ही नहीं है। मगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है, खुद से कानून बनाओ, खुद से अदालतें बनाओ और खुद ही उसी के ऊपर जो है उसको मुजरिम ठहराओ। क्योंकि पाकिस्तान में रिपब्लिक है, देयर इज़ नो कानून पाकिस्तान। हम हमेशा जो है उन लोगों के मातहत हैं जो ताकतवर हैं, और वो अगर जो चाहें मुल्क के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर चाहें, जो ताबे है, जो बोलता नहीं है वो बहुत अच्छा है, जो बोलता है उसको उठाया जाता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। ये जिस तरह बदमाश नहीं होते मोहल्ले के कि आपने किस तरह हमारे खिलाफ बोल रहे हैं या हमारे सामने किस तरह आप आ सकते हैं। जैसे इन लोगों को, 3 लोगों को बचाने के लिए साइफर की कहानी है। मगर साइफर कुछ दिनों तक उसको ये कहा जा रहा था कि साइफर एक झूठ है। जब साइफर एक झूठ है तो आज FIR क्यों काटी जा रही है? मुख्तलिफ मल्टीपल टाइम जो है वज़रा ने भी ये बात की, और जाते जाते जो है साबिक जनरल बाजवा साहब ने भी ये कहा कि वो एक कागज़ का टुकड़ा था। फिर DGISPR साबिक जो थे उसने भी कहा कि एक कागज़ का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें जब आपने डिमोश किया, सारी चीज़ें कही, उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला? जब इमरान खान को हटाने के बाद ये आप चीज़ें बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं बदनीयती है। जब ये चीज़ें नहीं थी तो आज FIR क्यों कटी है? अगर जब ये हकीकत है तो नाजरीन, जो रूलिंग थी कौमी असम्बली की, डिप्टी स्पीकर की, वो फिर सच है और उन लोगों को कानून के कटघरे में लेकर आना चाहिए। अब ये साइफर का जो किस्सा है इनके गले पड़ने वाला है, क्योंकि साइफर जब एक हकीकत बन जाती है या किसी मुल्क
اگر کسی کو تھریٹ دیتا ہے تو یہ قانون جرم بن جاتا ہے. یہ پورے خطے کے اندر ایک بڑی سمجھے کہ ایک بدنامی ہے، کیونکہ ہمارے پڑوسی ممالک بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک نیوکلیر پاور کو ایک ایسا ملک جو ہے اس کو دھمکی دے رہا ہے. یہ شرم کی بات ہے. تو یہ سارا جو اگر یہ سچ ہے تو بیانیہ بھی سچ ہے، اگر یہ جھوٹ ہے تو بیانیہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، تو نہ FIR ہونی چاہیے. تو آپ نے عمران خان کے بیانیے کو سچ کر دیا، سچ ثابت کر دیا. اگر آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں گے نا تو وہ آپ اب کہے گا کہ ہاں یہ سازش بالکل ہوئی تھی. مداخلت نہیں، یہ سازش بھی نہیں، مداخلت نہیں، یہ ڈائریکٹ تھریٹ ہوئے ہمارے ملک کو. اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں، اس ٹائم کے آرمی چیف جنرل سابق جو آرمی چیف تھے، اس نے یہ چیزیں برداشت کی. تو ہمیں ان سے جواب طلب کرنا چاہیے. الٹا ہم نے اپنے ہی وزیر اعظم کو اریسٹ کیا، وزیر خارجہ کو بھی اریسٹ کیا ہے. تو یہ پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کا قانون جنگل کا قانون بن چکا ہے. اور دوسرا آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے الیکشن کمیشن. جیسے عمر عطا بنجال صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن ہوں گے 90 ڈیز کے اندر ہونے، کیونکہ ہمارا آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ آپ 90 ڈیز کے اندر آپ الیکشن کروا سکتے ہیں. کسی بھی دورے میں آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے. مگر سم ٹائم کچھ وزراء تھے، وزیر انٹیریئر منسٹر بھی تھے، کچھ ہمارے وزیر ڈیفینس بھی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر 90 دن کے بعد الیکشن نہیں ہوتے تو اس کے بعد کیا ہے، مطلب اندھیرا ہے. اب ایک قانون نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نے 90 دن میں کروانا ہے تو 90 دن میں کروانا ہے، اس کے بعد آپ مفروضے پہ آپ جائیں گے. تو لکھا نہیں ہے، تو اگر لکھا نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ ایک کچھ خاموش چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ جو ہے مرتکب ہوئے ہیں آرٹیکل 6 کے. آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے. تو بنجال صاحب نے آج اس کی نظر ثانی کی ایک درخواست تھی جس میں وکیل پیش ہوئے الیکشن کمیشن کے، اس تاریخ ہے وہ صدر دے سکتے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. اور یہ تقریباً 45 منٹ کی جو پروسیڈنگ تھی، اس میں بارہا جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل صاحب تھے وہ ججز کو یہ کنوے نہیں کر سکے کہ وہ 90 دن میں الیکشن ہونے یا نہیں ہونے، بس یہ تاکہ نظر ثانی کی اپیل کر دیں. تو واضح عمر عطا بنجال صاحب نے، چیف جسٹس نے یہ واقعی یہ بات کر دی کہ اگر آئین کی بات ہوگی تو ہم مداخلت ضرور کریں گے. اب ان کے لیے ایک بڑا میسیج ہے کہ ابھی یہ جو 90 ڈیز کا ہے، ابھی جو الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن ہوں گے چاروں صوبہ وفاق کے اندر، کہ آپ نے 90 ڈیز کو ایکسیڈ نہیں کرنا، 90 ڈیز کے اندر آپ نے الیکشن. اب یہ ماتحت ہو جائیں گے. اب اس فیصلے آنے کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے ان کے اوپر جو ہے سمجھے کہ یہ مرتکب ہوئے ہیں آرٹیکل 6 کے، اور یہ نزلہ گرنے والا ہے، کیونکہ یہاں پہ سارے وزراء نکل چکے، یہاں پہ وہ آرمی چیف بھی نکل چکا، یہ سارا ملبہ اس کے اوپر جو ہے گرنے والا ہے. تو عمر عطا بنجال صاحب نے الیکشن کمیشن کو نص ڈال دیے کہ آپ جو ہے آئین کو نہیں توڑ سکتے، اور آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں چینجنگ لا سکتے ہیں، یا کوئی ایک ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اسمبلی کے اندر کچھ ایکٹ پاس ہوئے ہیں جس کے تحت وہ موڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ بھی بعد میں ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی. تو اٹ مینس کہ سب کے اوپر نزلہ گرنے والا ہے، پاکستان کی سیاست چینج ہونے والی ہے. اب 90 دن کا ایک بڑا امتحان ہے، نگران کا بھی اور الیکشن کمیشن کا بھی. تو ساری چیزیں واضح ہو گئی کہ آپ نے 14 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے تھے، جس میں آپ ناکام ہو چکے ہیں. اب اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہوگی. ابھی جو الیکشن ہوگا 90 دن کے اندر، جس میں اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، ایک ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، وہ الیکشن کروائیں. تو بڑا اہم ہے، اور اس میں صدر صاحب بھی بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں. ابھی آرٹیکل نمبر 48 اور شیک نمبر 5 کے تحت الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں. اگر الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو یہ قصہ معاملہ چلا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر. اس کے بعد عمر عطا بنجال صاحب نہیں ہوں گے، نئے چیف جسٹس ہوں گے، ان کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہوگی. تو اس میں آنے والے دنوں کے اندر الیکشن نہ ہو، مگر ایک جج کے اوپر، جو سپریم کورٹ کے جج ہیں اور جس نے آئین کی پاسداری کرنی ہے، وہ کس طرح رول ادا کریں گے، وہ کس طرح. ناظرین سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. یہ جو ان لوگوں نے من مانیاں کی اور جو طاقتور لوگ تھے، کیونکہ قانون ہوتا ہے، جس طریقے سے آئین بنا ہوا تھا اس آئین کے مطابق پاکستان کو چلنا ہے.
किसी के डंडे पे नहीं चलना, किसी की बदमाशी पे नहीं चलना, आइन के मुताबिक चीज़ें चलनी है। अगर आइन को फॉलो करेंगे, ये जो डेमोक्रेट थे वो डेमोक्रेटिक, ये ऐसा लग रहा है कि आधा दर्द डेमोक्रेट का है, आधा दर्द जो एस्टेब्लिशमेंट का है। अब दोनों में ये समझ नहीं आ रही कि आप चीज़ें किसको फॉलो करें, या डेमोक्रेट की तरफ चले जाएं या चले जाएं जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अब ये बड़ा क्रेश हो रहा है कि पाकिस्तान को बड़े नुकसान से बचने के लिए अब इन दोनों को मिलना पड़ेगा और पाकिस्तान को बड़े क्राइसिस से निकालना पड़ेगा। और दूसरा और तीसरी बात, बड़ी अहम बात है नाज़रीन, के जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर अगर चीनी 5 रुपये बढ़ती थी या 10 रुपये बढ़ती थी तो कुछ इंक्वायरी होती थी, मगर यहाँ पर ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने ऐसा काम करके गए हैं और इसाक डार ने क्या किया है कि चीनी को एक्सपोर्ट किया। अब चीनी को एक्सपोर्ट करने का मतलब ये है कि उन जो माफियाज हैं उसको डॉलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा शुगर मिल जरदारी की भी हैं और इनकी अपनी शुगर मिले हैं और जहांगीर तरीन की भी इसमें शुगर मिल हैं, तो इन लोगों ने समझो कि दोनों हाथों से अपना माल बटोरा है और चीनी माफिया ने डॉलर के हिसाब से पैसे कमाए और पाकिस्तान के अंदर चीनी की शॉर्टेज हुई। आज जो है चीनी का रेट 170 175 रुपये चल रहा है और चीनी का जो इजाफा हुआ है 80 से 85 रुपये इजाफा हुआ है। आप समझें कि कितने टन जो है हमारी खपत है, उस टन के हिसाब से लगाएं तो कितने अरब का आवाम को टीका लग रहा है सिर्फ और सिर्फ जो शहबाज शरीफ की इस एक्सपोर्ट की इजाज़त देने की और इसाक डार ने जो इस पर काम किया और माफिया को इजाज़त दी गई कि आपने आवाम को लूटना है और एक्सपोर्ट करें। तो नाज़रीन, इस तरीके से कभी भी मुल्क नहीं चलता और इसी तरीके से कभी इस मुल्क के अंदर ईमानदारी से काम करना होता है। तो दोनों चीज़ों से हम बहुत बहुत दूर हैं ईमानदारी के हवाले, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारे डेमोक्रेसी हो या जो है ब्यूरोक्रेसी हो। अगर ये तीनों चीज़ें अगर ईमानदारी से बहुत दूर हैं तो आवाम का तो रोना बनता है। वो आवाम डिज़र्व भी करती है, जब अपने हक़ के लिए वो नहीं निकल सकती तो चीखना चिल्लाना तो पड़ेगा। अगर ये पहले हाथ इसको रोका होता तो आज इनके हाथ हमारे गले तक नहीं पहुँचे होते और आज जो इंसाफ हमें मिल रहा होता और इंसाफ एक बालातर नज़र आ रहा होता और लोगों को इंसाफ मिलता हुआ नज़र आता। मगर पाकिस्तान में न इंसाफ मिल रहा है, न एक ईमानदार लीडर मिल रहा है, न ईमानदार एक ब्यूरोक्रेसी मिल रही है, न ईमानदार एस्टेब्लिशमेंट का एक सरबराह मिल रहा है। हमें जो भी आ रहा है अपने मफादात को इस्तेमाल करते हुए मुल्क को लूट रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर चीज़ें होती हैं जब एक सरबराह इजाज़त दे आवाम को लूटने की और वही आवाम जो इनको सपोर्ट करती है, जो इन लोगों को साथ मिलकर उसके साथ स्टैंड करती है, तो उनके जो फैमिलीज़ हैं वो सरवाइव करती हैं। उसकी मद में वो लोग भी सरवाइव करते हैं जो कभी स्ट्राइक पे नहीं निकलते, कभी किसी सियासत में उनका कोई दारोकार नहीं होता, वो हमेशा न्यूट्रल रहते हैं और न्यूट्रल को भी सज़ा भुगतनी पड़ती है उन लोगों की वजह से जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब आप हक और सक के लिए खड़े होते हैं तो न्यूट्रल रहने से नुकसान, आप अंदाज़ा लगाएं कि नुकसान कितना हो रहा है। अपना नुकसान हो रहा है न्यूट्रल रहने से, किसी और को नुकसान नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, न्यूट्रल रहने से पहले 10 मरतबा सोचें कि मुल्क के मुफाद के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। आप भूल जाएं कौन सी पार्टी, आप भूल जाएं कौन सा सरबराह है, आप ये देखें कि हमारे मुल्क के साथ नाजायज़ियाँ कौन कर रहा है और नाजायज़ी क्यों हो रही हैं, क्योंकि हमें भी अपने मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हमने अपना मुल्क ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया तो एक दिन हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और सारी चीज़ें इसी तरह होंगी, एक दूसरे को हम गुनहगार साबित कर रहे होंगे। तो ये नाज़रीन, तमाम तर चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।